हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स 25 जुलाई 2020 विजडम आरएएस में आपका स्वागत है। मैं डेली एक लेक्चर करंट का, एक लेक्चर जीएस का आता है। आपको यदि कंटेंट सही लगता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक करें, खराब लगता हो तो डिसलाइक कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप यदि किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बिना समय खर्च किए आज का सवाल शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है, नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया। ठीक, अब सौर ऊर्जा संयंत्र का नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सरकार ने इसको लेकर क्या टारगेट किया है। सरकार का टारगेट ये है कि हमें 2022 तक 175 गीगावाट जो ऊर्जा प्राप्त करनी है, उसमें से 100 गीगावाट एनर्जी हमें सौर ऊर्जा से लेनी है, 60 गीगावाट एनर्जी पवन से लेनी है, 10 गीगावाट बायो प्रोडक्ट से लेनी है और 5 हाइड्रो पावर मतलब जल पर किसी भी प्रकार के संयंत्र लगा के उसे लेनी है। ठीक, एक चीज़ तो हो गई ये। दूसरा, सौर ऊर्जा संयंत्र में एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि सौर ऊर्जा संयंत्र होता क्या है। सौर ऊर्जा संयंत्र फोटोवोल्टिक सेल होता है। फोटोवोल्टिक सेल्स सिलिकॉन वेफर से बना होता है। ठीक, भारत इसका ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है चाइना से। ठीक, ये क्या करता है, ये करता है कि भाई कोई भी एनर्जी आई, सूर्य की रोशनी पड़ी, ये पहले डीसी दिष्ट धारा में बदलेगा, फिर आता है एसी में। एसी में कैसे बदलते हैं, इन्वर्टर की सहायता में। हमें याद कैसे करना है कि हम घर में एसी चलाते हैं, इसलिए जो लाइट आती है पहले डीसी में, इन्वर्टर की सहायता से एसी में बदल लिया जाता है। ये हो गया इसका कंसेप्ट। ठीक, अब सवाल है कि हाल ही में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया। तो इसका राइट आंसर है आईएनए एजीमाला। आईएनए मतलब इंडियन नेवल एकेडमी। एजीमाला ने 3 मेगावाट की क्षमता का सोलर प्लांट शुरू किया है। ठीक, इसमें ये क्या कि इससे पहले इंडियन नेवल एकेडमी ने 2 मेगावाट का भी प्लांट स्टेशन करंजा में चालू किया गया। ये मैंने आपको बता दिया कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करनी है। इसके लिए मिशन कौन सा है, राष्ट्रीय सौर मिशन है। इसकी आयु है 25 साल। ठीक, नौसेना स्टेशन इसमें मदद करेगी ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सके। ठीक, यदि दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मंत्रालय के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। अब वृक्षारोपण अभियान की बात आते ही आप सोचोगे कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। इसका आंसर ये तो गलत हो जाएगा, या आप जो सोच रहे हो वो गलत सोचेंगे। होम मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्रालय इस प्रकार के अभियान अक्सर नहीं चलाती, कभी कभी चला दे वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं। इसका राइट आंसर है कोयला मंत्रालय। अब सवाल उठता है कि कोयला मंत्रालय को इस प्रकार का अभियान चलाने की क्या नौबत आई। ठीक, तो इसको ये समझेंगे कि ये मान लो है फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का एनर्जी बनाने के लिए या फिर कोल का प्रोडक्ट होता है हीट जनरेट करने के लिए। इससे क्या होता है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, सल्फर, भारी धातु, कैडमियम आदि इस प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। तो इस फैक्ट्री के पास में जो लोग रहते हैं, इस लोगों का पर्यावरण मतलब जब प्रदूषण फैलता है तो इनका हेल्थ वेल्थ खराब हो जाता है। तो कि हम इसे वृक्ष लगाएंगे, तो हम ये इन्होंने बोला कि हम वृक्ष लगाएंगे वृक्ष के आसपास, ताकि ये क्या करेगा, इस कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। किसने, हमारे अमित शाह जी ने किया, यूनियन होम मिनिस्टर लॉन्च किया, लेकिन कोयला मंत्रालय के तहत यह किया गया है। ठीक, अब इसके नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब सवाल आया कि राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 22 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई। अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये थर्मल इंजीनियरिंग क्या होती है। थर्मल का मीन होता है कि हीट, थर्मल मतलब ताप जनरेट करना। ताप कैसे जनरेट होता है, तो इसके लिए आप ऐसे सोचो कि ये है, ये जो मान लो कोई भी पदार्थ है, इस पर आई हीट, तो इसमें क्या होते हैं, कण होते हैं। कणों का क्या होता है, मूवमेंट होता है, मतलब किसी भी कण पर कंपन करते तो क्या हीट उत्पन्न होती है। आप इस सिंपल भाषा में समझिए, हमें जब कभी सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, कंपन करते हैं। कंपन होने से शरीर गर्म हो जाता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, माइक्रो ओवन होता होगा, आपने कभी पेटीज वेटीज आप खाते हो तो उसे माइक्रो ओवन में डालते हैं। माइक्रो ओवन क्या करता है, किसी भी पिज्जे के अंदर, बर्गर के अंदर जो जल होता है, जल के
अणुओं को कंपन कराता है। कंपन करने से क्या वो होता है, पदार्थ गर्म हो जाता है, फिर आपको 2 या 3 मिनट में दे देते हैं कि ये बर्गर या पिज्जा पैटीज गर्म हो चुका है। इस प्रकार ये थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट है। देखो सवाल समझने से ज़्यादा है कि कभी कभी थर्मल पर आपका सवाल आ जाए तो आपका वो भी सही होने का ज़्यादा चांस है, ताकि मैं सारी चीज़ कवर करता रहूँगा। लेकिन हो सकता है कभी टाइम ज़्यादा लग जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें कंसेप्ट भी साथ में समझना ज़रूरी है। तो अब भाई थर्मल इंजीनियरिंग दिवस मनाने से क्या होगा? देखो थर्मल इंजीनियर के लिए उसलिए मनाता ताकि इंजीनियरों को भी प्रोत्साहन मिल सके। यहाँ पर लिख रखा है हीट ट्रांसफर उपकरण और प्रक्रियाओं का अनुसंधान, डिजाइन और मॉडलिंग से रिलेटेड है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल दिवस इंजीनियरिंग मनाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि ग्रीन रिकवरी के लिए ग्लोबल क्लाइमेट फंड किसके साथ साझेदारी की गई? ग्रीन रिकवरी के लिए ग्लोबल क्लाइमेट फंड GCF ग्लोबल क्लाइमेट फंड ने किसके साथ साझेदारी की है? वर्ल्ड बैंक, 2 सेकंड सर, इसका है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AAIB, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट आंसर है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, अब इसके बारे में हमें थोड़े से फैक्ट जानना है। फैक्ट जानने के लिए कि भाई 22 जुलाई को ग्रीन रिकवरी की ओर भागीदारी करने के लिए ADB और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किया है। ये उन लोगों की मदद करता है जो कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 महामारी के कारण कठोर आर्थिक प्रभाव का सामना कर रहे हैं। ठीक, अब अपन देख लेते हैं कि ADB, अब देख लेते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट क्या है कि इसका 102 मेंबर है, इसमें 102 मेंबर है और 2015 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। ठीक, फिर हम देख लेते हैं कि हमने भाई यहाँ पर ये देखा था कि वर्ल्ड बैंक का क्या है। तो वर्ल्ड बैंक अपन देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ये 2 संस्था से बना है, IDA और IBRD। ये 2 संस्था बनती है, ऐसे 5 या 6 संस्था है, लेकिन ये 2 संस्था मिलके वर्ल्ड बैंक की स्थापना करती है। ठीक, वर्ल्ड बैंक का आपको मेंबर बनना है तो आपको इसका IBRD का मेंबर बनना जरूरी है, और IMF में भी मेंबर बनना है तो इस IBRD का मेंबर होंगे तो आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं। इसका मतलब IBRD इसमें बड़ा अहम रोल करती है। ठीक, वर्ल्ड बैंक क्या करती है? वर्ल्ड बैंक मतलब ऐसे मनी डोनेट करती है या फिर लोन प्रोवाइड करती है, और वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर है? 189। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दे रखा है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में, और AIB का बीजिंग चाइना में, UNFCCC का बॉन जर्मनी में। ये 3 दे रखे हैं। ठीक है, ये इनके मैंने यहाँ पर लोगो डाल रखे हैं कि भाई ये ADB ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एनर्जी कंपनी कौन बनी है? तो इसका अडानी, रिलायंस, एक्सन मोबिल और अरेमको। तो इसका राइट आंसर है रिलायंस। ठीक, रिलायंस ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। इसने किसको पछाड़ा है? एक्सन मोबिल को पछाड़ दिया है, अमेरिका की कंपनी। सबसे पहले दुनिया की प्रथम सऊदी की अरेमको है। आपको पता है कि अरेमको, अब आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, इंडिया का प्रथम केबल स्टेड रेल ब्रिज है। रेल ब्रिज अंजीघाट ब्रिज, बोगीबॉल ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज या नेहरू सेतु ब्रिज। इसका राइट आंसर है अंजीघाट ब्रिज। ठीक, अंजीघाट ब्रिज का बना रखा है? ये बन रखा है जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये कौन कौन से एरिया को जोड़ता है? ये ब्रिज कटरा और रियसी को जोड़ता है। ठीक, इसका क्या है? देखो आप, ये बड़ा रेलवे ने बहुत ही अच्छा काम किया। रेलवे ने क्या किया है कि केबल यहाँ पर मतलब लोहे का काम कम हुआ, लेकिन केबलों से इस स्टैंड को, इस पुल को निर्माण किया है। ठीक, रेलवे कहती है कि जहाँ जहाँ रेलवे पहुँचता है वहाँ वहाँ विकास होता है। ये बात सही है कि जहाँ जहाँ रेलवे पहुँचेगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन और बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में बना है। ठीक, ये कौन सी नदी है? ये 2 एरिया ना, कटरा और रियसी, इन दोनों एरियो के बीच में रिवर पड़ती है चेनाब।
तो चेनाब रिवर के दोनों, ये एक एरिया चेनाब रिवर के उत्तर में, एक एरिया दक्षिण में, तो इन दोनों को जोड़ना है ताकि जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। ठीक। हाल ही में किसने, नेक्स्ट वाले, हाल ही में किसने साउथ कोरिया को प्रथम मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस सेकंड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। ये स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी फ्लोरिडा के, इसने यूएसए की कंपनी है जिसने साउथ कोरिया को इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड, मतलब इसने लॉन्च किया इनका। ठीक है। नेक्स्ट वाले, हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा रीस्टार्ट इंडिया मेंटरिंग प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया है? परिवहन क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर? अब देखो, परिवहन क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी हाल फिलहाल क्या कि सारा ये इस प्रकार का सेक्टर बंद पड़ा है, तो अब इसको तो क्या बूस्टअप करें। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, इसमें बड़ी अच्छी शक्ति है कि ये इस प्रकार का ग्रो कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, रीस्टार्ट मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक। एमएसएमई के लिए किया है। तो ये क्या है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के लिए restartindia.com एक परामर्श मंच लॉन्च किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया है? बहुत ही खतरनाक, 2 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना। 1 लाख की जुर्माना, ये काम किया है झारखंड सरकार ने। तो झारखंड ने क्या किया है, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए। देखो, अब इस पे एक आप अपडेट दे देता हूँ। आपने N95 मास्क का नाम अच्छी तरीके से सुना होगा। तो अब सरकार बोल रही है कि N95 मास्क इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो फिल्टर का जो प्रोसेस लग रखा है कि वो जो वायु आती है उसे तो फिल्टर कर लेता है, लेकिन जो बाहर वायु छोड़ता है वो कोरोना की वायु भी हो सकती है। इसलिए हमें हो सकता है तो अच्छे से अच्छे या तो सर्जिकल मास्क का उपयोग करो, नहीं तो फिर आप कपड़े वाले मास्क का उपयोग कर लीजिए। सर्जिकल मास्क का उपयोग, देखो चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो भी सर्जिकल मास्क का उपयोग कर रहे हैं। एक बार यूज किया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, यूज एंड थ्रो, बट ये सबसे ज्यादा अच्छा है। N95 से भी ये मास्क बढ़िया है। ठीक। आज का अंतिम सवाल, द एंड गेम नाम पुस्तक किसने लिखी है? द एंड गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखी है हुसैन जैदी। हुसैन जैदी जी एक क्राइम लेखक है। हुसैन जैदी जी एक क्राइम लेखक ने हाल ही में ये उपन्यास लिखा है। ये हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये मेरा आज का लेक्चर है। आप मेरे साथ बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अलविदा। विजडम RS चैनल को सब्सक्राइब, देखो आपके पास 5 ऑप्शन है, आप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक, डिसलाइक, शेयर और कमेंट। आप 5 में से कोई एक चीज़ भी कर दीजिएगा, मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिलेगी। थैंक यू। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। अलविदा। जय जवान जय